नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं नई दिल्ली में बने नवनिर्मित उत्तराखंड निवास की, जहां पर आम लोगों के लिए भी अब कमरा रिजर्व हो सकेगा। सीएम धामी ने इसके लिए निर्देश जारी किया। पहले राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों ने केवल अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों को ही उत्तराखंड निवास में रुकने की व्यवस्था दी थी, जिस पर सीएम धामी ने कड़ी आपत्ति जताई और उत्तराखंड निवास में आम लोगों के लिए भी रिजर्वेशन खोलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रूम के किराए को लेकर भी फिर से तय करने को कहा है। एक देश एक कानून बिल पर सीएम धामी ने कहा कि यह फैसला क्रांतिकारी है, क्योंकि बार बार चुनाव कराने में काफी पैसा खर्च होता है और आचार संहिता भी लगानी पड़ती है, जिस वजह से विकास काम नहीं हो पाते हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है और चूँकि बार बार चुनाव होने के कारण से बार बार आचार संहिता का सामना करना पड़ता है। अलग अलग कभी चुनाव होते हैं, कभी निकाय के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी सहकारिता के चुनाव और कभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी अलग अलग से होते हैं। तो बहुत समय भी लगता है, बहुत सारे संसाधन भी लगते हैं और बहुत सारा धन भी खर्च होता है। तो इन सब से इनकी बचत होगी और समय बचेगा, धन का भी जो है इतना खर्चा बचेगा। तो निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी कदम है। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का ऐलान हो चुका है और जेपीसी के लिए लोकसभा के 21 सांसदों के नाम का ऐलान हुआ। राज्यसभा के 10 सांसद भी जेसीपी के सदस्य होंगे। वहीं एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी शामिल हैं। बलूनी जेपीसी के सदस्य हैं। हरिद्वार के जूना अखाड़ा में होने जा रही धर्म संसद फिलहाल टल गई है। हरिद्वार प्रशासन ने यति नरसिम्हानंद को धर्म संसद की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद जूना अखाड़ा ने धर्म संसद के लिए लगाया गया पंडाल हटवा दिया है। ऐन मौके पर कार्यक्रम रद्द कराए जाने की वजह से यति नरसिम्हानंद और अन्य आयोजकों में नाराजगी है। इनका कहना है कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मनमर्जी पर उतारू है, सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने 1 दिसंबर को हरिद्वार से सुप्रीम कोर्ट तक यात्रा निकालने के बाद ये बात कही। हमारे जो यहाँ खाना बनाने वाले हलवाई थे वो भगा दिए गए हैं। टेंट वाले को धमका के सारा टेंट उखड़वा दिया गया है। पुलिस ने नोटिस चिपका दिया गया। यहाँ पे जूना अखाड़े में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के मुख्यालय में नोटिस चिपका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके जो ये गुंडागर्दी हम पे की जा रही है। अब मैं परसों अपनी माँ का यज्ञ करके यहाँ से पदयात्रा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि अगर एक बात मेरी, जो मैंने आज तक मोहम्मद के बारे में बोला, जो मैंने कुरान के बारे में बोला, जो मैंने राजनीति के बारे में बोला, अगर एक बात मेरी गलत साबित हो गई तो सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दे, लेकिन सत्य बोलने के लिए जितना मुझे दबाया जा रहा है मैं दबूंगा नहीं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद ने 19, 20 और 21 दिसंबर के लिए जूना अखाड़े में धर्म संसद कराए जाने का ऐलान किया था। इसी स्थान पर यह धर्म संसद होनी थी। इसके लिए पंडाल, सभी तरह की तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने धर्म संसद आयोजित करने के लिए परमिशन नहीं दी है, जिसके बाद में इस पंडाल को यहां से हटाया जा रहा है। धर्म संसद नाम के एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए अलग अलग स्थानों से, देश भर के कई जगहों से हिंदूवादी कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठन यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन ऐन मौके पर जब प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं दी गई है तो उनके लोगों में काफ़ी निराशा है और अब जो नाराज़गी है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। स्वामी यति नरसिम्हानंद का कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए, तथ्य रखने के लिए जो है प्रशासन दबाव, इस तरह का प्रशासन पर दबाव है कि उनको अपनी बात कहने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अब यति नरसिम्हानंद जो है वो हरिद्वार से 21 दिसंबर को हरिद्वार से दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट तक एक यात्रा निकालने की बात भी कह रहे हैं। दरअसल 2021 में भी एक इसी तरह का धार्मिक आयोजन धर्म संसद के नाम का हरिद्वार में हुआ था, जिसमें हेट स्पीच के आरोप यति नरसिम्हानंद पर लगे थे और ये काफ़ी विवादित रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और इसी के चलते परमिशन भी नहीं दी गई है। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। उत्तराखंड में मौजूद मदरसों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गृह सचिव शैलेश बगोली ने सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए। प्रदेश में करीब 400 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जबकि 400 के आसपास मदरसे ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं।
सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सुनील, ये बड़ी खबर आ रही है, मदरसों को लेकर बीच बीच में कई बार जांच पड़ताल होती रही है। अब जानकारी आ रही है कि 400 मदरसे तो रजिस्टर्ड है, लेकिन 400 के आसपास ऐसे भी हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। तो किस तरह का एक्शन होगा इनके खिलाफ? देखिए मेनका, उत्तराखंड में अगर पिछले कुछ महीनों में आप देखें तो लगातार इसी तरह के मदरसे जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं थे, जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, उनमें उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। उनसे तमाम शिकायतें भी यहां पर हुई। आप चाहे नैनीताल के भवाली में देख लीजिए, वहां पर डीएम ने एक जो मदरसा संचालित हो रहा था, जब उसकी जांच की तो पता लगा कि मदरसा यहां पर रजिस्टर्ड ही नहीं था और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे वो कौन सी एजुकेशन वहां पर ले रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब, कोई जानकारी प्रशासन को नहीं थी। लिहाजा इस मदरसे को बंद कराना पड़ा था। तो ठीक 3 महीने पहले आपने देखा होगा कि देहरादून के आजाद कॉलोनी में भी एक मदरसा ऐसा मिला था, जहां पर करीब 300 के आसपास बच्चे थे, जो अधिकांश बच्चे झारखंड के थे। ये मदरसा भी कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं था। यहां दी जाने वाली एजुकेशन भी किसी बोर्ड में, चाहे वो मदरसाई बोर्ड हो, कहीं पर ये रजिस्टर्ड नहीं थी। लिहाजा लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बीते दिनों अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि जहां भी जितने मदरसे हैं उनको एक बार उनकी गहनता के साथ जांच की जाए। आज जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गृह सचिव शैलेश बगोली ने बकायदा इसके आदेश जारी कर दिए हैं कि तमाम जिलों में, प्रदेश भर में जहां जहां भी मदरसे हैं उनकी जांच की जाए। और अभी तक जो मोटी जानकारी है, जो मदरसा बोर्ड में है, उत्तराखंड में करीब 400 के आसपास मदरसे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इतने ही अब इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। जो बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल होते हैं या मदरसे होते हैं, वहां से पढ़ाई करने के बाद उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में ही जाएगा। इधर देहरादून के राजपुर क्षेत्र में स्थित फर्जी कंपनी द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी का एक मामला सामने आया। कंपनी के मालिक का मुनेजा मुश्ताक ने पीड़ित से 80 लाख रुपयों से ज्यादा की ठगी की है। पीड़ित अनम फातिमा ने बताया कि कंपनी में निवेशकों को 30% मासिक रिटर्न का वादा किया गया था। पैसे निवेश करवाए गए। शुरुआत में कुछ रिटर्न दिए भी गए, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। पीड़ित ने अपने रिश्तेदारों के तरफ से भी तकरीबन 88 लाख रुपयों का निवेश करवाया था। 15 लाख के करीब जीएसटी भी जमा की, जिस पर कंपनी को 3 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन अब कंपनी पैसा वापस नहीं कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। जनवरी से हमारा इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से, वो अप्रैल 15 तक हमारा 90 लाख अराउंड हो गया विद जीएसटी। उसमें जीएसटी भी अलग से है, हाँ एक्स्ट्रा 35% जीएसटी टोटल होगा 95-96 के आसपास जीएसटी के साथ ना। तो उन्होंने 15 अप्रैल 2024 के बाद बहाना बनाना स्टार्ट किया कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। और इसमें जो आरोप लगे वो कश्मीर निवासी एक युवती के कर्म पे लगे हैं कि उन्होंने अपने झांसे में लेकर ऐसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट और चेन प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट का नाम से पैसे लिए, और जब अब वो देख रहे हैं कि उसमें उनको नुकसान भी हुआ और पैसे भी नहीं मिले, इस आधार पर उनके द्वारा शिकायत की गई। प्राथमिक जांच शिकायत की हो चुकी है, जिसमें इसमें सत्यता पाई गई है और इसमें मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना राजपुर को दिए गए हैं। मसूरी के धनोल्टी रोड पर एक हादसा हुआ। रेस्टोरेंट के पास कार पार्क करने के दौरान गाड़ी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। घायलों को मसूरी कम्युनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। बुधवार देर रात स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग धनोल्टी पहुंचे थे और इसी दौरान ड्राइवर पार्क कर रहा था गाड़ी, और तभी अंधेरे की वजह से वो जगह का अंदाजा नहीं लगा पाया और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वाहन खाई में गिर गया। पौड़ी में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। बीजेपी के पर्यवेक्षक विनोद कंडारी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मजबूत दावेदारों की लिस्ट तैयार करने से पहले कार्यकर्ताओं से मंथन किया। उन्होंने कहा कि पौड़ी नगर पालिका के बाद अब जिले की दूसरी नगर पालिका और नगर पंचायतों का भी दौरा करेंगे और मजबूत दावेदारों की लिस्ट बनाने से पहले कार्यकर्ताओं से दावेदारों का फीडबैक लेंगे। पौड़ी जो नगर पालिका है, इसके कार्यकर्ताओं से संवाद करना है और एक कार्यकर्ताओं से बातचीत करने, कार्यकर्ताओं जो पार्टी ने फॉर्मेट हमको दिया, उस फॉर्मेट के अंदर हम बात करेंगे और कार्यकर्ता की बात जो है, जो नाम हमारे सामने आएंगे वो प्रदेश नेतृत्व को 1-2 दिन में मैं उनको सौंप दूंगा।
निकायों में तय किया गया आरक्षण शहरी विकास विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है। 14 दिसंबर को आरक्षण तय होने के बाद से पिछले 5 दिनों से 750 से ज्यादा लोग विभाग में आपत्तियां दर्ज करवा चुके हैं और अभी भी आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा 250 आपत्तियां हरिद्वार की एससी रिजर्व सीट ढंडेरा नगर पंचायत को लेकर दर्ज कराई गई है, तो वहीं दूसरे नंबर पर ओबीसी रिजर्व की गई लंढोरा नगर पंचायत को लेकर भी शिकायतें आई हैं। इसके अलावा ऋषिकेश नगर निगम को एससी रिजर्व किए जाने को लेकर भी शिकायतें हैं। यहां वार्ड्स के रिजर्वेशन को गलत बताते हुए ऋषिकेश निवासी राजीव गुप्ता ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 21 दिसंबर है। माना जा रहा है कि 21 दिसंबर तक आपत्तियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। देखिए, लगभग 250 आपत्तियां अब तक हमें प्राप्त हुई हैं और चूंकि इसका समय 14 से 21 के बीच में आपत्तियों को दर्ज करने का है, तो 21 तक जो भी आपत्तियां आएंगी वो स्वीकार की जाएंगी। उसके बाद 22 को इसका निस्तारण किया जाएगा। अलग अलग तरह की आपत्तियां हैं। कुछ जगह आपत्तियां जो है जनसंख्या को लेकर के है, कुछ जगह आपत्तियां रिजर्वेशन को लेकर के हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकृति की आपत्तियां हैं। हल्द्वानी में निकाय चुनाव से पहले ही दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता नवीन वर्मा बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ कांग्रेस से दर्जा राज्य मंत्री रहे मोहन गिरी गोस्वामी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। दोनों ही नेताओं का कहना है कि वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं और उन्हें टिकट का कोई लालच नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमें इस समय जो संभावनाएं दिख रही हैं वो एक ये है कि एक अनुशासित पार्टी के रूप में पूरे देश के विकास के लिए जो प्रगति जो हमारे देश में हो रही है, जो विकासशील नेतृत्व हमें मिला है, उसको दृष्टिगत करते हुए पार्टी ज्वाइन करी है और कहीं किसी प्रकार का कोई आश्वासन या लालसा कोई नहीं है। मैं कोई टिकट के लालच से नहीं आया हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। 10 साल पहले मैं आज़ादी क्षेत्र में हूँ, लेकिन देश की एकता अखंडता को देखते हुए जो आज देश में हालात हो रहे हैं, हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है। उसके कारण और उसको सनातन को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और भीमताल इस बार नगर पालिका बनी है और यहां चुनाव लड़ने वालों को उम्मीद थी कि पहली पालिका चुनाव सामान्य सीट पर होगा, लेकिन आरक्षण का ऐसा चाबुक चला कि सब धराशायी हो गया। क्या है ये मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नगर पंचायत से पालिका बनी भीमताल सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व होने से कई दावेदारों के सपने टूट गए हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक में उम्मीदवार का टोटा है, तो एक्टिव कार्यकर्ताओं में ओबीसी महिला दावेदार ही नहीं मिल पा रही। हालात ये हैं कि बीजेपी कांग्रेस के पदाधिकारी सब कुछ छोड़ उम्मीदवार खोजो कार्यक्रम में जुटे हैं। लोग बहुत जल्दी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में किसी को यहाँ पर मैदान में लड़ाएंगे और वो विजयी कैंडिडेट भी होगा। एक महिला ने हमारे वहाँ से की है दावेदारी और कुछ अभी दावेदार अभी तैयार हैं, अभी प्रवेश आने वाले हैं हमारे। आइए और संगठन स्वरूप पर ही रहता है और जो भी हम ऐसा कैंडिडेट ढूंढेंगे ओबीसी के लिए मजबूती से कैंडिडेट को लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे। भीमताल पहले नगर पंचायत थी, तो इस बार नगर पालिका के तौर पर पहला चुनाव है। पालिका के 9 वार्ड्स में कुल 10,013 वोटर्स हैं जो यहां पहला पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। वहीं प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटा है। 10,013 वोटर जो है वो नगर पालिका परिषद भीमताल उसमें रजिस्टर्ड है और इसके अतिरिक्त अभी जैसा अभी हमने बताया कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में स्पेशल कैंप किए गए थे, तो उनकी स्क्रूटनी की जा रही है उन फॉर्मों की, तो उनको भी माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के लिए उनको भेजा जा रहा है। बहरहाल सामान्य उम्मीदवारों को झटका लगा है और पार्टियों के लिए भी उम्मीदवार खोजना किसी चुनौती से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंदरकोट और रतूड़ी सेरा के पास ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। बीआरओ हाईवे के ट्रीटमेंट के काम में जुटा हुआ है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं।
और यही वजह है कि हाईवे बार बार बंद करना पड़ रहा है। वहीं डीएम का कहना है कि बरसात के सीजन में बंदरकोट और रतूड़ी सेरा के पास भारी लैंडस्लाइड होता है और इस वक्त वहां पर ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। डीआरओ को जल्द ही काम पूरा कर लेने को कहा गया है। पूरी जो बीआरओ की रोड है इसमें काम शुरू हुआ है। इसमें बंदरकोट है, रतूड़ी सेरा है और उत्तरकाशी से लेके अर्सिल तक जो हमारा रिसर्फेसिंग होना है, डामरीकरण होना है, तो ये काम अभी शुरू हुए हैं और थोड़ा लोगों को दिक्कतें इसमें आएंगी। उसी के अनुरूप हम लोगों ने यात्रा को नियंत्रित करने के लिए कुछ समय तक दिन के समय कुछ घंटे यात्रा रोकना और ट्रैफिक रोकना और कुछ समय काम को करना। नेशनल गेम्स के दौरान प्रदेश के हर खिलाड़ी को मौका मिल सके और इसके लिए खेल विभाग नेशनल गेम्स से पहले ओपन ट्रायल की बात कर रहा है, जिसमें सभी खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा और फाइनल ट्रायल में जिसका भी प्रदर्शन बेहतर होगा उसी को नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। दरअसल अलग अलग फेडरेशन के बीच खिलाड़ी जूझ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में केवल उन्हीं फेडरेशन के कैंप लगे हैं जो भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है और इन्हीं कैंप्स के खिलाड़ियों को मौका भी मिलना था। खिलाड़ियों को हो रही दिक्कत की खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब ओपन ट्रायल कैंप शुरू करने की बात हो रही है खेल विभाग की ओर से, ताकि सभी खिलाड़ियों को मौका मिल सके। कहीं एसोसिएशन के जो मुखिया बनना चाहते हैं वो लोग खिलाड़ियों को प्रॉपर तरीके से बताते नहीं है कि हमारी मान्यता किस ओलंपिक संघ से है, कौन से फेडरेशन से है। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से बताएं बच्चों को, ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता उत्तराखंड ओलंपिक संघ को होनी चाहिए। ओलंपिक संघ उत्तराखंड की मान्यता खेल संघों को होनी चाहिए। जिस खेल संघ को उत्तराखंड ओलंपिक संघ की मान्यता होगी वो तो इस प्रदेश में वही लोग खेलेंगे। एक फाइनल सिलेक्शन जो है वो ओपन ट्रायल का हम रखें, जिसमें हो सकता है कि कैंप में आने से कोई बच्चा छूट गया हो तो संबंधित सभी हमारे 34 विधाओं के ओपन ट्रायल के माध्यम से कहीं से भी उत्तराखंड से वो बच्चे आए जिन्होंने स्टेट भी खेला हो या जो खेलने में टैलेंटेड हो, तो वो ओपन ट्रायल में फाइनल सिलेक्शन हो। और इस